हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इकोलॉजी से रिलेटेड है एंड दैट इज नोन एज द फूड चेन एंड द फूड वेब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखने में तो ये टॉपिक आपको आसान लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन बेटा मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जान निकाल देते हैं और इन्हीं में गलती होती है ना। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि फूड चेन और फूड वेब को आप बहुत बहुत अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और वो है फूड चेन एंड फूड वेब। पहले सेक्शन के अंदर फूड चेन पढ़ेंगे और दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग फूड वेब पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फूड चेन। ऑलराइट, फूड चेन। ना ये जो फूड चेन है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि फूड चेन क्या होती है, तो एक आपको मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ईटिंग एंड बीइंग ईटन कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज द फूड चेन। ईटिंग एंड बीइंग ईटन, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और बदले में दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको आकर खा लेता है। आर यू गेटिंग? ग्रास होपर ने ग्रास को खाया तो ग्रास होपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, और स्नेक के ऊपर यदि कोई दूसरा वल्चर या हॉक वगैरह है तो उसने उसको खा लिया। तो ये जो ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग मैकेनिज्म होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? फूड चेन कह देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ सी हियर बेटा, इन इकोसिस्टम every organism depends on other organism for food material. Yes or no? इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, every organism depend on other organism for the food material. And all organisms are arranged in a series in which the food energy is transferred through repeated eating and being eaten mechanism. ठीक है ना? क्या कहा है मैंने बेटा? इन एवरी इकोसिस्टम, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, इट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड मटेरियल। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, राइट फ्रॉम हर्बीवोर्स टू द कार्निवोर्स, ऑलराइट, राइट फ्रॉम हर्बीवोर्स टू द कार्निवोर्स, दे आर अरेंज्ड इन a series in which food chain in which the food energy is transferred through repeated eating and being eaten mechanism is called as the food chain. जैसे मैं आपके सामने एक फूड चेन आपके सामने बनाता हूं। मान लीजिए कि ये ग्रास है और इस ग्रास को फीड किया किसने? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को फीड किया फ्रॉग ने, राइट, फ्रॉग को फीड किया स्नेक ने, स्नेक को फीड कर लिया मान लीजिए हॉक ने। ऑलराइट, तो ये ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग मैकेनिज्म है ना। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एवरी ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड मटेरियल। जैसे ग्रास होपर इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रास, फ्रॉग इज डिपेंडेंट ऑन द grasshopper, snake is dependent on the frog, hawk is dependent on the snake, मान लीजिए। And all the organism, whether it is a herbivore or the carnivore, are arranged in a series in which the food energy is transferred. यहाँ की जो फूड एनर्जी थी वो इसके पास में गई, इसकी फूड एनर्जी इसके पास में गई, इसकी फूड एनर्जी इसके पास में गई, इसकी फूड एनर्जी इसके पास में गई, ठीक है। In which food energy is transferred through a repeated mechanism known as eating and being eaten. एक ऑर्गेनिज्म एक चीज को खा रहा है, दूसरे में बदले में दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको आकर खा रहा है। इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ फूड। सिंपल सी बात है, फूड चेन है ना, नाम क्या है बेटा? फूड चेन है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ फूड। याद रखना, फूड चेन के अंदर हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो फूड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इन अ फूड चेन, फूड मटेरियल और फूड एनर्जी transfer is from one topic level to next topic level. Topic level को simple language में यदि मैं कहूं तो न्यूट्रिटिव लेवल, टॉपिक
ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब ही क्या होता है? न्यूट्रिटिव लेवल बेटा, ठीक है ना। फूड चेन के अंदर फूड मटेरियल और द फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अभी हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स को या न्यूट्रिटिव लेवल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बेटा ट्रॉपिक लेवल्स है, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, ऐसे टॉपिक लेवल्स होते हैं। लाइक दिस, ये आप देख रहे हो, ऐसे टॉपिक लेवल्स होते हैं, है ना। T1, T2, T3, T4, T5, लाइक दिस टाइप, ठीक है। नाउ तो 4 टॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। कभी कभी 5 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली कितने होते हैं? 4 टॉपिक लेवल्स होते हैं। कम भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, 4 से कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे 4 होते हैं। 4 टॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द अनदर टॉपिक लेवल। बिकॉज level of energy decreases during the flow of energy from one topic level to the next। हमेशा याद रखो, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि why not, ऐसा क्यों नहीं हो गया कि टॉपिक लेवल और बढ़ गए? why not हमेशा T5, T6, T7, T8, क्या फर्क पड़ता है? इकोसिस्टम के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो ये जो टॉपिक लेवल से और भी ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन बेटा आप लोगों ने कभी सुना होगा एक एनर्जी फ्लो का लॉ है ना, लिंडमैन्स 10% लॉ, है ना, ऑफ एनर्जी, लिंडमैन्स का 10% लॉ, ठीक है। एक लिंडमैन साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या दिया था? 10% लॉ दिया था। 10% लॉ, 10% लॉ का मतलब ये होता है कि व्हेन द एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, जब एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल के ऊपर जाती है, तो प्रीवियस टॉपिक लेवल से जब हायर टॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी जाती है, तो प्रीवियस टॉपिक लेवल की केवल 10% एनर्जी नेक्स्ट में जाती है। इस टॉपिक लेवल की केवल 10% एनर्जी जाएगी, इस टॉपिक लेवल की 10% आगे जाएगी, इस टॉपिक लेवल की केवल 10% क्या होगी? आगे जाएगी। इस तरीके से बेटा हमेशा प्रीवियस टॉपिक लेवल की केवल 10% एनर्जी हायर टॉपिक लेवल्स में जाती है। तो टेल मी, हायर ट्रॉपिक लेवल्स को एनर्जी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? ऑफ कोर्स हायर ट्रॉपिक लेवल्स को एनर्जी कम मिलेगी। तो यदि सोचो कि यदि ये ट्रॉपिक लेवल्स T4 से भी ज्यादा लेवल के होते, T4 से भी ज्यादा लेवल के होते, तो क्या होता? वो जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको तो एनर्जी ना के बराबर मिलती। तो डेट्स व्हाई नेचर ने जो ये फूड चेन के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, जो न्यूट्रिटिव लेवल्स हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। T3, T4, कभी कभी T5, राइट, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है बेटा, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम लोग T1 कहते हैं, और यहां पर कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं, ऑलवेज प्रोड्यूसर्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द सनलाइट एनर्जी। सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बेटा उसको बोलते हैं T2, और प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर क्या आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, और उनको T3 से इंडिकेट करते हैं। और फोर्थ टॉपिक लेवल के ऊपर टॉप कंज्यूमर्स आते हैं। टॉप कंज्यूमर्स बेटा जिनको कोई भी नहीं खाता है, टॉप कंज्यूमर्स कह दीजिए, टॉप कार्निवोर्स कह दीजिए, जिनको कोई भी नहीं खाता है, वो सब टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं, तो उनको T4 से मेंशन करते हैं। आज मुझे एक बात बताओ, लॉयन, टाइगर वगैरह, उनको किसी को हिम्मत है कि लॉयन या टाइगर को कोई खा ले? नहीं ना, तो वो टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं, जिनको कोई भी नहीं खाता है, ठीक है। आज ह्यूमन बीइंग्स है, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, राइट। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, T1, T2, T3 एंड T4। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। वापस से बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ये क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे बेटा। आर गेटिंग? ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। और बाकी के फिर कैसे होंगे? कार्निवोर्स होंगे। क्लियर? ना एक नोट डाल रखा है बेटा यहां पर, देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल्स फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अभी हमने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि T4 ही हो, T4 से कम भी हो सकते हैं और कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। सो देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल्स फाउंड इन हाईली कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा,
found in highly complex ecosystem in which tertiary consumer is present between the secondary consumer and the top consumer. यहां पर आपने क्या देखा बेटा, टर्शरी कंज्यूमर शो नहीं कर रखा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर इस तरीके से होगा, देखो इधर, वहां पर ऐसे होगा बेटा, T1, T2, T3, T4 और T5. यहां पर क्या होगा, ये तो क्या हो गया प्रोड्यूसर, ये तो हो गया यहां पर प्रोड्यूसर, फिर यहां पर क्या होगा बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट, फिर कौन होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, यहां पर क्या होगा टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और यहां पर क्या होगा टॉप कंज्यूमर. आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से बेटा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर. इसका मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर के बीच में यहां पर टर्शरी कंज्यूमर है. इससे पहले वाले लेवल के अंदर तुमने टर्शरी कंज्यूमर को नहीं देखा था. सो देयर आर 5 टॉपिक लेवल्स फाउंड इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन विच द टर्शरी consumer is present between the secondary consumer and the top consumer. Then the 5th topic level is formed by the top consumer. Then the 5th topic level, जो 5th topic level T5 level जो होगा उसके ऊपर बेटा क्या होगा, then the 5th topic level is formed by the top consumer. top जिसको कोई भी नहीं खाता. Now in food chain energy flow is unidirectional. याद रखना, very very important. From producers to herbivores, herbivores to carnivores, इस तरीके से, ठीक है ना. याद रखना इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉग से वापस से ग्रासहोपर के पास में आ जाए या स्नेक से फ्रॉग में आ जाए, नॉट लाइक दैट टाइप. ग्रास से ग्रासहोपर में जाएगी बेटा, ग्रासहोपर से फ्रॉग में जाएगी, फ्रॉग से स्नेक में जाएगी. तो ऑलवेज रिमेंबर इन द फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स एंड देन पूरा आगे प्रोसेस चलेगा कंज्यूमर्स, है ना. नाउ हमेशा याद रखो, शॉर्टर फूड चेन विल प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, एज वी नो वेरी वेल दैट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल हियर, एंड वी नो दैट ऑलवेज 10% एनर्जी मूव्स टू द हायर ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल. आर यू गेटिंग? 100% का 10%, 10%, 10% का 10%, 1%, 1% का 10%, तो 0.1% ऐसे, ठीक है. तो शॉर्टर फूड चेन विल प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी. जितनी शॉर्टर फूड चेन होगी उतनी ही ट्रॉपिक लेवल्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी. जितनी बड़ी फूड चेन्स होगी T5 लेवल तक होगी तो टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर जाते जाते एनर्जी बहुत कम रह जाएगी, ठीक है. याद रखना, जनरली द डीकंपोजर्स समझते हो बेटा, द स्वीपर्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, दैट इज द बैक्टीरिया एंड द फंजाई. जनरली डीकंपोजर्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, are not included in the food chain, but when included then included as the last topic level. वैसे तो हम लोग फूड चेन को जनरली द डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन. अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी फूड चेन्स के, बट आप देखोगे कि उसके अंदर हम लोग डिकम्पोजर्स को जनरली इंक्लूड नहीं करते. एक फूड चेन आएगी जिसके अंदर की हम लोग बैक्टीरिया और फंजाई को भी इंक्लूड करेंगे, बट जनरली हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन, बट व्हेन इंक्लूडेड देन दे आर इंक्लूडेड एज द लास्ट टॉपिक लेवल. जब भी इंक्लूड होंगे किसी फूड चेन के अंदर तो उनको लास्ट टॉपिक लेवल की तरह इंक्लूड करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन, व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फूड चेन, तो आपको टाइप्स भी तो मालूम होने चाहिए. You must know at least about the types of the food chain. So in nature, basically 3 types of food chains are present. आपको अपने NCERT के अंदर केवल 2 types की शायद उन्होंने शो कर रखी है, but we will be studying here all the 3 types of the food chains along with the examples. ठीक है. Now सबसे commonest chain जो है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, grazing food chain. जैसे कि नेम शो कर रहा है, one organism graze the another organism. ग्रेज का मतलब चढ़ लेना, खा लेना, ठीक है. तो ग्रेजिंग फूड चेन और प्रेडेटरी फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ऐसे खाता रहता है, ठीक है. प्रेडेटरी फूड चेन. मोस्ट ऑफ द फूड चेन इन नेचर
आर ऑफ दिस टाइप, बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉमन वन बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं GFC in short. And this food chain begins with producers. This food chain begins with producers, that is plants. याद रखना, अभी एग्जांपल्स आएंगे तो उसके अंदर आपको बस ये नोटिस करना है, हमेशा यहाँ पर फूड चेन विल बिगिन विद प्रोड्यूसर, दैट इज द प्लांट्स, एंड इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम very very important small organism to big organism. This is very 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 important. यदि आपसे पूछे कि grazing food chain goes from small organism to big organism or from big to small, तो always in successive order it goes from small organism to big organism. Small से big की तरफ ही ये change आती है. Always remember grazing food chain or the predatory food chain always goes from small organism to big organism, छोटे से बड़े की तरफ जाएगी. ठीक है. Now let's talk some of the popular examples of the grazing food chain. जैसे कि grazing food chain के अंदर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ aquatic food chain का बेटा. I am taking an example of aquatic food chain. Aquatic मतलब water के अंदर. ठीक है. Now water के अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल्स होंगे. यहाँ पर देखो T1, T2, then T3 and then बेटा T4, ऐसे ट्रॉपिक लेवल्स होंगे. ठीक है. अब सबसे पहले यहां पर कौन होंगे, तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, एंड फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे. फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन फीड करेगा, जूप्लैंक्टन्स. जूप्लैंक्टन्स को कौन फीड करेगा, स्मॉल फिश. स्मॉल फिश को कौन फीड करेगा, लार्ज फिश. तो phytoplanktons will be T1, zooplanktons will be T2, small fish will be T3, large fish will be T4. Now it goes on, GFC goes from small organism to big organism. ये clearly यहाँ पर लिख दिया था that it goes from small organism to big organism. ये देखो goes from small organism, clear cut लिख देते हैं, small organism to बिग. स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग, स्मॉल से बिग की तरफ बढ़ेंगे. फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, देख सकते हो, स्मॉल टू बिग. चलो अब ये क्या है बेटा, ये जो होंगे एक्चुअली किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में T1 लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, जूप्लैंक्टन्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने हैं. ठीक है. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, स्मॉल फिशेस, मतलब ये भी कार्निवोर्स होंगे. और फिर ये क्या होंगे, टॉप कंज्यूमर्स. टॉप कंज्यूमर्स क्योंकि जनरली फूड चेन T4 लेवल के ऊपर ही होती है. मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के अंदर इट मे गो टू T5 लेवल. वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और फिर लास्ट में टॉप कंज्यूमर आएगा. तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, T1, T2, T3, T4. आई थिंक सो ये GFC चेन जो है वो बहुत क्लियर होगी आपको इसको देखकर. यस और नो बेटा. चल नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो एक्वेटिक इकोसिस्टम था, अभी ग्रासलैंड इकोसिस्टम. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ गुड एग्जांपल ऑफ GFC. ये भी GFC का सेकंड एग्जांपल है. ठीक है ना. ये वाला जो एग्जांपल था बेटा, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, और अब यहां पर सेकंड एग्जांपल आ रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अभी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स होती है. जैसे मान लीजिए एक फूड चेन हम लोग लेते हैं, ग्रास इज ईटन बाय रैबिट. सिंपल फूड चेन्स बता रहा हूं. रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स एंड फॉक्स इज ईटन बाय लायन. मान लीजिए ये एक फूड चेन है. तो यहां पर आप देखो कि ये क्या हो गया, T1 लेवल, रैबिट T2 लेवल के ऊपर आ गया, फॉक्स T3 लेवल के ऊपर आ गई और लायन T4 लेवल के ऊपर आ गया. ठीक है. तो वही चीज यहां पर, ग्रास प्रोड्यूसर है, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर है. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं ना, हर्बीवोर्स होते हैं. ठीक है. और यहां पर देखो ये दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
ऑफ इट टॉप कंज्यूमर्स। वापस कितने लेवल के ऊपर? T4 लेवल के ऊपर पढ़ाया। T4 जनरली T4 लेवल तक ही पढ़ाएंगे, कभी कभी T5 लेवल हो सकता है। तो ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लॉयन ने। T1, T2, T3, T4 आप बिल्कुल ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग मैकेनिज्म देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और टॉप कंज्यूमर है। यहाँ पर बीच में टर्शियरी कंज्यूमर नहीं है। T5 तक मैं जाऊंगा तब कहीं जाकर, और बीच में सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर के बीच में टर्शियरी कंज्यूमर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेजिंग फूड चेन, वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द अनदर फूड चेन बेटा, एंड दैट इज नोन एज द पैरासाइटिक फूड चेन, है ना। पैरासाइटिक फूड चेन ये शायद आपके एनसीईआरटी में क्लैरिफाइड नहीं है। पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन जैसे कि नेम शो कर रहा है कि दिस फूड चेन also starts from producers, but in successive order it goes from big organism to smaller organism। just opposite हो गया बेटा। GFC में, GFC यानी कि grazing food chain always goes from small organism to big organism, but the point to be noted here is that it always goes from big organism to smaller organism। अभी आप यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखोगे, मतलब फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, नो डाउट एट ऑल। ट्री इज ऑल्सो प्रोड्यूसर, ट्री इज ऑल्सो प्रोड्यूसर इन ट्री इकोसिस्टम। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्या है? एक प्रोड्यूसर है, दिस इज प्रोड्यूसर। ठीक है, तो स्टार्ट तो प्रोड्यूसर से होगा, बट सक्सेसिवली यू विल सी दैट इट गोज फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल बेटा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट इज पैरासाइटिक फूड चेन का। ट्री इकोसिस्टम या आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह सकते हो, यू कैन कॉल इट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहां पर देखो केवल 3 लेवल्स ही हैं, T1, T2, T3। ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट है। ट्री इकोसिस्टम का मतलब है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट इज बेटा, इसको आप ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम तुम कह सकते हो। ठीक है, तो ट्री के ऊपर बर्ड्स से, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट है। तो स्मॉल बिग ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ट्री इज बिग, पैरासाइट्स आर वेरी मच स्मॉल। तो यहां पर आप देख रहे हो ये चीज है ना। तो ट्री के ऊपर फीड कर रही है बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर फीड कर रहे हैं पैरासाइट्स, मतलब उसके ऊपर रह रहे हैं। नाउ अब एक नोट डाल दिया है यहां पर, both above food chains are directly dependent on solar radiation। both above means what? I am talking about GFC and I am talking about PFC। ये PFC है। इन दोनों चेन्स के अंदर आप क्या देख रहे हो? both the chains are directly dependent on solar radiation। क्यों? As primary source of energy। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आपने देखा था एक जगह पर एक्वेटिक फूड चेन के अंदर क्या थे? फाइटोप्लैंक्टन से, राइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ग्रासेस वगैरह थी। तो डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैव रैपिड एनर्जी फ्लो, एंड हैव रैपिड एनर्जी फ्लो। क्या कहा मैंने बेटा? बोथ GFC एंड PFC, बोथ ग्रेजिंग फूड चेन एंड पैरासाइटिक फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन as a primary source of energy and have a rapid flow of energy। ये दोनों ही चेन्स के अंदर there will be a rapid flow of energy। I think so parasitic food chain भी clear है। अब आ जाते हैं हम लोग detritus food chain, very important बेटा। अभी तक आपने GFC और PFC पढ़ी है, अब यहां पर आ रहे हैं very important and that is DFC, detritus food chain। It is also called as saprophytic food chain। आप इसे सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या नोटिस करना है? दिस फूड चेन बिगिंस विद डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज द साइकिल। अभी तक दोनों साइकिल कहां से बिगिन हुई थी? राइट, प्रोड्यूसर से बिगिन हुई थी, है ना। और डायरेक्टली यहां पर देखो बोथ द अबव फूड चेन्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी, है ना। बट यहां पर क्या है? This food chain begins with the decomposition of the dead organic matter। इस dead organic matter का बेटा decomposition होगा।
इस डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। इसके डिकम्पोजिशन से फूड चेन शुरू होगी। तो दिस फूड चेन बिगिंस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड that too with the help of decomposers. That's why it is also known as saprophytic food chain. अरे saprophytic का मतलब है the decomposers are feeding on the dead and the decaying organisms. So this food chain begins with decomposition of the dead organic matter with the help of the decomposers. So it is known as the saprophytic food chain. In this food chain, primary consumers are bacteria and fungi. इसका मतलब साफ है बेटा कि these are the primary consumers. ये primary consumers हैं. Why? Because they are feeding on this dead organic matter. बस ये simple है. इसको हम क्या कहेंगे? This is called as the detritus food chain. Got it बेटा? Now कुछ important चीजें लिख दी है. When we are talking about the food chains, so at least we must know these important topics. Very, very important. In mangrove vegetation, this food chain goes up to big organism. है ना? क्या कहा मैंने? In mangrove vegetation, this food chain goes up to big organism. कैसे? Mangrove vegetation जो होते हैं, mangrove vegetation में क्या होता है? जैसे देखो, dead mangrove leaves, मान लीजिए मैंग्रोव प्लांट्स की लीव्स फॉल ऑफ हुई, तो दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर. ये कैसे एक्ट करेगा? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की तरह एक्ट करेगा. दिस विल बी एक्टिंग एज डेड ऑर्गेनिक मैटर. ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम करेगा. दिस विल बी एक्टिंग एज डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, तो उसके ऊपर फीड कौन करेंगे? कौन उसके ऊपर फीड करेंगे? बैक्टीरिया एंड फंजी. बट हमने कहा इन मैंग्रोव वेजिटेशन दिस detritus food chain है ना, this food chain मतलब detritus food chain will actually move towards big organism, जैसे कि एम्फिड्स, ठीक है, और मोलस्क, क्रैब्स, निमेटोड्स, है ना, स्मॉल फिशेस और फिश ईटिंग बर्ड्स. आर यू गेटिंग? देखो कहां से चालू हुआ, गोज अप टू बिग ऑर्गेनिज्म. डेड मैंग्रोव लीव्स थी, वो ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम कर रही, उनके ऊपर डिकम्पोजर्स की तरह किया बैक्टीरिया और फंजाई, लेकिन वो चेन खत्म नहीं हुई है मैंग्रोव में. मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर ये हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाती है, उसके ऊपर फीड करते हैं एम्फिड्स, मोलस्क, क्रैब्स, निमेटोड्स, और उनके ऊपर फीड कौन करते हैं? इन सब के ऊपर एम्फिड्स, मोलस्क, क्रैब्स और निमेटोड्स के ऊपर कौन फीड करते हैं? स्मॉल फिशेस के ऊपर कौन फीड करती है? फिश ईटिंग बर्ड्स. ठीक है. Now, in detritus food chain, अभी उसी की बात चल रही है. detritus food chain, energy flow is rather very slow. Energy flow is not so much rapid. अभी तक तुमने बेटा यहां पर एक चीज पढ़ी थी अभी, एनर्जी फ्लो इज रैपिड. याद रखना, जीएफसी और पीएफसी के अंदर, पैरासिटिक फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो वाज रैपिड. व्हाई? बिकॉज ये फूड चेन्स के अंदर पहले लेवल के ऊपर कौन थे? प्रोड्यूसर्स थे, और वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को क्या करते थे? ग्रास्प करते थे. बट यहां पर आप देखोगे तो यहां पर detritus food chain के एनर्जी फ्लो इज रादर स्लो, yet magnitude of energy is great because vast number of decomposers are involved. मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दो नो डाउट एट ऑल. detritus food chain के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत बहुत स्लो है बेटा, yet magnitude of energy is great. Why? Because there are lots and lots of the decomposers are involved in this. ठीक है. It indirectly depends on light. Directly तो लाइट के ऊपर नहीं है, लेकिन आपको ये क्लियरली बता दूं कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी फूड चेन हो, इनडायरेक्टली तो वो सोलर रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगी. हाँ, वो बात अलग है कि डेट्रिटस फूड चेन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूसर्स वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर और पैरासिटिक फूड चेन के अंदर जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती है, यहाँ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ही होंगे. ठीक है. सो ये भी आपको डीएफसी के बारे में,
ये जितने भी पॉइंट्स थे वो किसके बारे में थे बेटा? डीएफसी के बारे में थे। ये आपको याद होनी चाहिए। गॉट इट और नॉट? चलो नाउ सम मोर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन्स की बात हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट, ये बेटा एनसीईआरटी की लाइंस है। दीज आर एनसीईआरटी लाइंस एंड दीज आर गोल्डन लाइंस एंड नीट के अंदर इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? एनसीईआरटी की लाइन से, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, याद रखना, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्टार लगा देता हूं, है ना? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑलवेज रिमेंबर ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इज द मेजर कंडुइट यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो। या बोलोगे तो नहीं, एनसीईआरटी की लाइन से बेटा क्या कहा मैंने? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। लेट्स से एज अगेंस्ट दिस इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर से स्टार्ट लगा देता हूं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर के अंदर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड के अंदर, अ मच लार्जर फ्लो ऑफ एनर्जी, a much larger energy flow through the detritus food chain यानी कि डीएफसी। याद रखोगे तो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? जीएफसी। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मच एनर्जी फ्लो, मच लार्जर एनर्जी फ्लो इज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब यहां पर डेट्रिटस फूड चेन will play an important role in terrestrial ecosystem, while grazing food chain के अंदर source of energy is aquatic ecosystem के अंदर grazing food chain is the major source of energy. Clear? Now in Sundarbans, now Sundarbans अपने इंडिया के अंदर आप जानते हो ना, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो सुंदरबंस के अंदर यहाँ पर क्या है? मैंग्रोव वेजिटेशन है। अभी जस्ट हमने बात की थी मैंग्रोव वेजिटेशन, हमने कहा था ना बेटा मैंग्रोव वेजिटेशन होती है तो टाइगर्स फीड्स ऑन द फिशेस। सोचो मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई लोगों को अजीब लगता है कि टाइगर्स यार कोई फिश को खाते होंगे। यस इट इज ट्रू, मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर टाइगर्स फीड ऑन फिशेस, टाइगर्स फीड ऑन फिशेस। आर यू गेटिंग? और ये आपने इससे क्या सीखा कि यहां पर एक फूड चेन गोज अप टू बिग ऑर्गेनिज्म, फूड चेन ग्रोज अप टू बिग ऑर्गेनिज्म। तो देखो सबसे बात में कर, टाइगर्स फीड ऑन फिशेस एंड क्रैब्स इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल प्रे। उनका जो नेचुरल प्रे है उनको नहीं मिलता है तो टाइगर्स फीड करते हैं किसके ऊपर? फिशेस और क्रैब्स के ऊपर। सोचो जरा, दे फीड ऑन फिशेस एंड द क्रैब्स। मतलब लास्ट में क्या है? बड़े ऑर्गेनिज्म से। लास्ट में क्या है? बड़े ऑर्गेनिज्म से। क्लियर है? तो ये भी याद रखना है आपको। नाउ बिकॉज हम लोग फूड चेन्स की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट नो बेटा कि फूड चेन के साथ में ही एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी होती है एंड दैट इज नोन एज द फूड वेब। देखो भाई फूड चेन जितनी सिंपल आप देखते हो उतनी सिंपल होती नहीं है बेटा। फूड चेन जितनी सिंपल आपको लगती है उतनी सिंपल होती नहीं। एक्चुअली मेनी फूड चेन्स आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, मेनी फूड चेन्स आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। So in big ecosystems, many food chains are interlinked together, and these interlinked food chains are nothing. They form the food web. Web का मतलब समझते हैं ना, network. Many food chains are correlated with each other. जैसे कि मान लीजिए environment से यदि किसी को मान लीजिए snake को frogs available नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है उसकी जान चली जाएगी। उसको frogs available नहीं होंगे तो वो snake जो है वो दूसरे food chain के अंदर जाकर जुड़ के और रेड्स को खाना शुरू कर देगा। अरे बेटे, तो इन बिग इकोसिस्टम मेनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर ऑन डिफरेंट टॉपिक लेवल्स टू फॉर्म फूड वेब। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या कहा मेरे बेटा? वहां पर स्टार लगा देते हैं कि कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एट द डिफरेंट टॉपिक लेवल्स एंड दे फॉर्म द फूड वेब। इन फूड वेब ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल but from many different alternative pathways। ऐसा नहीं है कि फूड वेब के अंदर कोई ट्रांसफर जो है वो यूनिडायरेक्शन की जगह पे कोई वापस से कोई चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से फूड चेन के अंदर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी जो होती है यूनिडायरेक्शन होती है,
In food web also the transfer of the food energy is unit action, but from many alternative pathways. It occurs from many different alternative pathways. Are you getting it? Now in food web, members of a particular trophic level obtain their food according to their choice. In food web, ध्यान से सुनना, the members of a particular trophic level, जितने भी जो members होते हैं particular trophic level के ऊपर, they obtain their food according to their choice and taste. But that type of facility is not present in the food chain. Food chain के अंदर ऐसी कोई facility नहीं है कि ऑर्गेनिज्म अपनी चॉइस का फूड ले ले. अरे भाई फूड चेन के अंदर तो एक फिक्स चेन है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, और फिर उसके बाद में स्मॉल फिश, बिग फिश, या ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, फिक्स्ड है वहां पर. बट फूड वेब जो होता है उसके अंदर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑब्टेन देयर फूड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. मतलब किसी एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है तो उनके पास में ऑप्शंस है ना, कि वो किसको खाए. रेड स्नेक जो है वो रेड को खाए या फ्रॉग को खाए, वो उसके पास में ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक है ना. बट दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट फाउंड इन द फूड चेन, ठीक है ना. इट मींस दे हैव मोर देन वन ऑप्शन और अल्टरनेटिव फॉर गेटिंग फूड. तो फूड वेब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, उनके पास में चॉइस होती है कि वो अपनी चॉइस का फूड ले. फूड चेन के अंदर ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है. तो इट मींस दैट दे हैव मोर देन वन alternative, they have more than one option or alternative for getting food. Yes or no beta, clear? Now as much as food web is complex, very important point, very important for the NEET purpose and other competitive exams, that as much as food web is complex, that ecosystem is more permanent and stable. More complex, एक बात statement याद रखिएगा, more complex is the food web, more complex is the food web, more permanent or stable will be the ecosystem. Such type of ecosystem is not destroyed naturally and continues for a long time. याद रखना, ऐसा ecosystem जिसमें कि complex food web होता है, वो बहुत ज्यादा stable होता है, वो बहुत ज्यादा permanent होता है, और ऐसा ecosystem naturally destroy नहीं होता है, and it continues for a long period of time. This ecosystem is not affected by loss of any organism of any particular topic level. मतलब ये जो पूरा के पूरा जो इकोसिस्टम होगा ना, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस इकोसिस्टम दैट इकोसिस्टम विल नॉट बी अफेक्टेड बाय अ लॉस ऑफ मियर ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म के लॉस के कारण, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर टॉपिक लेवल के ऊपर लॉस होने के कारण वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा, वो परमानेंट रहेगा. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है. दोज इकोसिस्टम्स व्हिच हैव सिंपल फूड वेब, अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स की, दिस इज गुड फॉर द इकोसिस्टम. अब इमेजिन करो दोज इकोसिस्टम्स व्हिच हैव अ सिंपल फूड वेब is not very stable. It means they can be finished at any time. They are not stable. They are actually continuing for a long time. यहाँ पर they are finished at any time if there is a change in any particular topic level. यदि topic level पे थोड़ा सा भी change हो गया, तो वो ecosystem जो है वो finish हो जाएगा, destroy हो जाएगा. तो ecosystem ज्यादा अच्छा वो होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फूड वेब होता है. लेकिन जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड वेब नहीं है, जिसमें सिंपल फूड वेब है, it is less stable and it can be destroyed at any time because of the change in a particular topic level. Got it or not beta? Now आपके सामने और ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फूड वेब बना रखा है ना. एक फूड वेब बना रखा है. देखो कितना फूड वेब जुड़ा हुआ है. जैसे मान लीजिए एक कोई भी मैं लेता हूं, से फॉर यहाँ पर मैंने एक प्लांट्स लिया है ना. अब प्लांट को मान लीजिए डियर ने खाया. अब डियर को कौन कौन खा सकता है? डियर को लॉयन खा सकता है, या इसको फॉक्स, जैकॉल या वॉल्फ खा सकता है. ठीक है, या फिर इस प्लांट को रेबिट ने खाया,
रैबिट को फॉक्स, जैकल और वॉल्फ ने खाया और लॉयन ने उसको खा लिया, इन सबको खा लिया। या फिर प्लांट्स को गोट ने खाया और गोट को लॉयन ने खा लिया। ठीक है ना। तो ये तो हो गया T1 लेवल बेटा, ये तो हो गया T1 लेवल। ये सब T2 लेवल पे हो गए। ये देखो, ये प्लांट्स को रेट्स ने खाया, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट को रेट ने खाया, रेट को स्नेक ने खाया, स्नेक को पिकॉक ने खा लिया। या फिर प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खा लिया। ठीक है। या फिर प्लांट्स को रेट ने खाया, रेट को स्नेक ने खाया, स्नेक्स को ईगल ने खा लिया, पिकॉक की जगह पे ईगल ने खा लिया। अरे गेटिंग, प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को स्नेक ने खाया, स्नेक को पिकॉक ने खा लिया। ऐसे कितने सारे कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाले सारे T1 है, ये T1 लेवल है बेटा, ये T2 लेवल है, ये T2 लेवल है, ये T3 लेवल है, ये T3 लेवल है, और ये क्या है, T4 लेवल है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि मैं T1, T2, T3 और T4 लेवल तक ही जानू, T5 लेवल तक बहुत कम होता है। ठीक है। चलो, तो लास्ट में हम चलते हैं होम्योस्टेसिस बेटा। लास्ट में क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब समझते हो, मेंटेनेंस बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंटेनेंस। ठीक है। इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी की लाइन में, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। कई बच्चों को समझ में नहीं आता डायनेमिक क्या है। इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक मतलब एक फंक्शनल सिस्टम है, बिकॉज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। यू नो वेरी वेल, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स। सो इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम, इट्स अ फंक्शनल सिस्टम because there is a continuous interaction going on between the abiotic यानी कि non-living and the living component. So ecosystem is always present in an equilibrium position, very important. So ecosystem is present in an equilibrium position. Ecosystem is also self-maintained. Ecosystem is also self-maintainable. बेटा ecosystem को कोई maintain नहीं करता है, वो खुद ही homeostasis कर लेता है। मेंटेनेंस का मतलब ही क्या है, मेंटेनेबल का मतलब ही यही है कि इकोसिस्टम खुद ही होम्योस्टेसिस कर लेता है। इकोसिस्टम इज आल्सो सेल्फ मेंटेनेबल एंड अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। इकोसिस्टम बेटा सेल्फ मेंटेनेबल और सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। इट मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मींस एन इकोसिस्टम मेंटेन्स अ बैलेंस इन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। इकोसिस्टम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर खुद ही क्या करता रहता है, बैलेंस करता रहता है। वापस से बोलूं, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ मेंटेनेबल एंड सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रेगुलेट कर लेता है। इट मींस एन इकोसिस्टम मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग T1, T2, T3 और T4 लेवल पे अलग अलग मेंटेन करता है। ईच ट्रॉपिक लेवल कंट्रोल्स द अदर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। सेल्फ मेंटेनेंस हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। Yes or no? If any change take place in any tropic level of ecosystem, the other tropic level of this ecosystem may react according to it. अरे कोई एक ट्रॉपिक लेवल, इकोसिस्टम किसी एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर यदि कोई चेंज आया है तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में दूसरा ट्रॉपिक लेवल उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। So we can say at last ecosystem always remains in an equilibrium. Very very important. बेटा ये पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट है ना, इसको दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लो। So ecosystem always remain in an equilibrium. This feature of system, this feature of ecosystem is known as homeostasis. है ना, ये भूलना नहीं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा फूड चेन और फूड वेब पढ़ा है। हम आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए इसी तरीके से बेटर क्वालिटी के साथ में, बेटर कंटेंट के साथ में हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जितने भी जो नीडी हैं
उनको भी बताइए। और साथ के साथ हमारा जो ऐप है सुपर गुरु ऐप, उसको भी आप लोग डाउनलोड कीजिए, वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। यू विल बी गेटिंग बहुत सारा उसके ऊपर कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। थैंक्स अ लॉट।